मेरे ख्याल में एक नरम हाथ रखा है और अब अदालत का फैसला भी कोई कदरे नरम ही होगा। फैसला पहले दिन दिया जा सकता था, इसको महफूज रखने का कोई जवाब नहीं था। अदालत को चाहिए था कि वो तलब करते, अगर इसको नहीं तलब करते, अव्वल तो उसको करना चाहिए था, यूसुफ रजा को भी तलब किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं स्पॉटलाइट इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव, लेकिन मनीज़ जहांगीर की जगह मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। अमेरिका ने तो हक्कानी नेटवर्क के नाम से पाकिस्तान को परेशान किया हुआ था, लेकिन अब अमेरिका से ही हुसैन हक्कानी के फरमुदात पाकिस्तान में शायद सुर्खियां बने हैं, अखबारात और टीवी की जीनत बने हुए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तो आज पेशकश कर दी कि इस सारे मामले पर एक पार्लिमानी कमीशन तश्कील दिया जाए और अपोजिशन ने भी हाँ कर दी। दूसरी तरफ पानामा केस के मसलसल महफूज रह जाने वाले फैसले के बारे में आज एतजाज़ एहसन को, चौधरी एतजाज़ एहसन को, बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन को, नामवर कानूनदान चौधरी एतजाज़ एहसन साहब को ताख़ीर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा। इसके साथ साथ 1998 के बाद आज पहली बार मरदमशुमारी का आगाज किया गया है। 3 दिन खाना शुमारी होगी और फिर मरदमशुमारी होगी। ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। मेहमानों का तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं मियाँ अब्दुल मनान साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, बड़े दिनों के बाद आज आपने हमें वक्त दिया। दूसरे मेहमान हैं सेनेटर मियाँ मोहम्मद अदीक शेख, MKM के सेनेटर हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। उनके साथ मौजूद हैं सैयद अखुनज़ादा चटान साहब, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, और हमें कराची से ज्वाइन किया है जनाब इमरान इस्माइल साहब ने, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान इस्माइल साहब, अगर मैं प्रोग्राम का आगाज आपसे कर दूं, आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। बहुत शुक्रिया। हुसैन हक्कानी ने जो कुछ कहा, आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि पार्लिमानी कमीशन तश्कील दिया जा सकता है। क्या फर्क पड़ेगा? हालात खत्म हो गए, वक्त गुजर गया, अब आके कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। शौकत साहब, बात यह है कि पता तो चलना चाहिए कि हुआ क्या। हम अगर इस मामले पे इस तरह चलें कि जी मट्टी पाव वाले मामले को चलें कि जी जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़े, तो वो मुमकिन नहीं है। हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि क्या वो कह रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है और कितनी सच्चाई उसके अंदर मौजूद है, क्योंकि वो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी CIA के जो एहलकार पाकिस्तान आते रहे वो सिविलियन हुकूमत की मदद से आते रहे, और सिविलियन हुकूमत उस वक्त एग्जैक्टली मैं इसी नुक्ते पे आ रहा था। आपके साथ मैं यही नुक्ता उठाना चाह रहा था कि आप तो अपोजिशन है, अब पीपल्स पार्टी पे उंगली उठेगी, पीपल्स पार्टी खराब होगी तो नवाज लीग फायदे में रहेगी, जनरल मुशर्रफ खराब होगा तो मुस्लिम लीग नवाज फायदे में रहेगी। हुकूमत का तो फिर बड़ा अच्छा मूव लग रहा है ये। नहीं जी, देखें, अगर हुकूमत का मूव है ये जो कुछ भी है, हम अगर उसको सच को सच नहीं कहेंगे तो फिर फायदा क्या रहेगा किसी चीज का। हमें तो ये मालूम करना है कि जो हुसैन हक्कानी कह रहा, हालांकि हुसैन हक्कानी का अपना कोई कैरेक्टर पॉलिटिकल रहा नहीं है। जमात इस्लामी से शुरू होके वो PMLN की गोद में बैठे, PMLN में जाके उन्होंने PMLN का साथ देके उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के लिए क्या क्या बातें नहीं की और आर्टिकल्स नहीं लिखे। उसके बाद वो फिर कुछ अरसे के लिए PTI की तरफ भी उनका रुख हुआ और उसके बाद वो फिर पीपल्स पार्टी में चले गए। तो पार्टियां तो सारी फैलानी है उन्होंने। ये तो एक क्या कहना चाहिए कि पॉलिटिकल प्रोफेशनल के तौर से काम करते रहे। ये लोगों के पास जाके पैसों के एवज भी एडवाइस करते रहे हैं पार्टियों को। तो ये इनका तो अपना कोई ऐसा ज़मीर या ऐसा कैरेक्टर वाली चीज़ नहीं रही है। ये तो इनको जरदारी साहब ने हैंड पिक किया और उसके बाद इनको लगा दिया अमेरिका में, और वहाँ से फिर इन्होंने अब ये राज अफशा करने शुरू किए। ये एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट रखता है ये शख्स। ये आजकल अपना अल्ताफ हुसैन साहब के भी चीफ एडवाइजर सुनने में आ रहा है कि यही लगे हुए हैं और इन्हीं ने एडवाइस की थी कि पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने चाहिए। इंडियन लॉबी के साथ मिलकर काम करता है ये शख्स, और ये अमेरिकन CIA की गोद में बैठने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त इररिलेवेंट, ये बात भी बिल्कुल सच्ची है कि इस वक्त ये क्योंकि
हिलरी को सपोर्ट कर रहे थे, ओबामा के कैंप से ताल्लुक रखते हैं, इस वक्त इररिलेवेंट हुए हुए अमेरिकन सिस्टम के अंदर, और ये एक रिलेवेंट ये बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इररिलेवेंट शख्स है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में हाइप मिली हुई है। लाइन पे रही गया मियां साहब, अगर आज ये कमीशन बनता है, पीर के रोज ख्वाजा आसिफ साहब पॉलिसी बयान देंगे, तो फिर अपोजिशन बिल्कुल जायज डिमांड कर रही है कि एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट भी सामने लाई जाए, फिर मॉडल टाउन रिपोर्ट भी सामने लाई जाए और डॉन लीक्स की रिपोर्ट भी सामने लाई जाए। ये अजीब सी खिचड़ी पक रही है दरमियान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया प्राजा साहब। बात ये है कि इत्तेजा ये जो हैं आपके हुसैन हक्कानी साहब, इससे पहले मैं गलती से एतजाज़ हसन साहब कहने लगा था, क्योंकि आपने 4 उनके मुख्तलिफ नाम लिए हैं जो मुझे भी याद नहीं है। तो नाम एक ही है, मैं तो स्ट्रेस कर रहा था कि एक मेजर कानूनदान ये बात कर रहे हैं। एक्सपर्टीज, जी हाँ, हुसैन हक्कानी साहब भी एक्सपर्टीज हैं, ये पॉलिटिकल पैरासाइट हैं। आपकी हुकूमत ने, पहली हुकूमत ने श्रीलंका में हाई कमिश्नर बनाया था, इमरान इस्माइल साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, फरमा रहे हैं। उनके पास भी गए थे, उन्होंने हर घर की सरदाई चखी है, कोई घर बकाया उन्होंने छोड़ा नहीं। लेकिन बात यह है कि हिस्ट्री ने साबित किया ये मोमोगेट स्कैंडल का मफरूर, ये अदालत से भागा हुआ शख्स, और उस डॉन के आर्टिकल के आखिरी पैरा को आप पढ़ें, वो बड़ा खौफनाक है। उसने ऐसी खौफनाक बातें लिखी हैं कि उसने पीपल जहर उगला है बाकायदा मुल्क के खिलाफ। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि उसने मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ और पाकिस्तान के दफाई अदारों के खिलाफ भी उसने ऐसी बातें लिखी हैं जो कि कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और उसने वो इल्ज़ाम कईयों के सर थोपने की कोशिश की है, असामा का जो वाक़या है। लेकिन बात यह है कि उसको बिल्कुल एक दफ़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन ये भी अच्छी रस्म है कि जब हुसैन हक्कानी साहब का आर्टिकल आए और उसके बाद उस पर शोर मचे मुल्क में, और मुल्क का मीडिया, सिविल सोसाइटी और मुल्क की इंटेलिजेंसिया उस पर एतराज़ करे, तो फिर ये बिल्कुल इस तरह है कि एक गाँव में महेंद्र सिंह लड़का स्कूल में पढ़ता था, तो वो फेल हो गया, तो घर आया तो बाप ने पूछा कि बेटा पुत्रा की होया ही तेरे नतीजे दा, तो कहता बापू नाम सिंह भी फेल हो गया, मलखा सिंह भी फेल हो गया, रविंदर सिंह भी फेल हो गया। उन्हें कहा पुत सारे फेल हो गए, तू अपना तो दस, कहता जिथे सारा पिंड फेल हो गया तो मैं भी फेल हो गया। अगले मियाँ साहब की तरफ चलते हैं। ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए हुसैन हक्कानी को। जब वक्त था मेमोगेट स्कैंडल, जब 4-5 जजेस बैठ के इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो तो बाहर चला गया। अब हम क्या हाथ नहीं मल रहे बैठ के उस वक्त के बारे में? अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाती उस वक्त तो पूरी हो जाती। देखिए, मैं इसमें प्राचा साहब एक चीज़ कहूँगा, ये जो ख़ास तौर पर हम 2 मई 2011 के वाक़े की बात कर रहे हैं, उसामा बिन लादेन वाला वाक़या, अगर उसको लेकर चलें तो उसी दिन सुबह मॉर्निंग में जो पहला बयान उस वक्त के वज़ीर आज़म ने दिया, मैं आज वो पढ़ कर आया हूँ। उनका ये कहना था इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, जबकि हमारा मौक़िफ़ ये है कि जनाब ये कहाँ की खुद मुख्तारी है कि कौन आया, कैसे आया, क्या करके चला गया। उसके जवाब में जो बात उस वक्त में भी हुई और जो आज भी की जा रही है, माजरत के साथ, उस वक्त भी मसलहतों का शिकार हुए और आज भी मसलहतों की वजह से ही इस मामले को लेकर चल रहे हैं। हमें समझना चाहिए अगर मसलहत नहीं होती तो आज क्या करते हुसैन हक्कानी के बारे में? देखिए, हुसैन हक्कानी के बारे में बड़ी ओपन सी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हुआ है, जब वो जाने की बात कर रहे थे तो उस वक्त किसने उनकी जमानत दी? उस वक्त के सदर ने। मैं किसी की मुखालफत नहीं करूंगा, लेकिन जो हकायक है, क्या कहा गया, जब जरूरत होगी कोर्ट के अंदर पेश हो जाएंगे। क्या वो पेश हुए? आज मुशर्रफ की भी किसी ने जमानत दी थी ना? जी बिल्कुल दुरुस्त। वो क्यों नहीं आए? तो ये पूछना चाहिए ना, आप बताएं ना। मैं, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मैं ये कहता हूं बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, बीइंग द लेजिस्लेटर, कि जनाब जिन्होंने कहा वो जो भी थे कि जब जरूरत होगी पेश कर दिए जाएंगे, आज जब अगर जरूरत है तो क्यों पेश नहीं किए जा रहे, इस बात को देखना चाहिए। दूसरा, अब क्या ऐसे हालात क्रिएट हुए हैं
अभी इमरान इस्माइल भाई ने बड़ी सही बात की कि आज हुसैन हक्कानी साहब क्यों खेल रहे हैं सबके साथ, ये क्या वजह है, ये जो आवाजें निकल रही हैं इसके पीछे जो मकसद है उस मकसद को समझना चाहिए हम सबको। और बहुत से लोग समझ रहे हैं कि वक्त को, आज के वक्त पे जब ये बातों को उठाया जा रहा है तो ये बात को किस तरफ लेकर जा रहा है, इसी नुक्ते पर ये चट्टान साहब ज़ाहिर है बात घूम फिर कर आपकी पार्टी पे आ रही है हुसैन हक्कानी के हवाले से, बट आपकी पार्टी ने क्लियर कर दिया, शाह साहब ने, सैयद खुर्शीद शाह साहब ने क्लियर किया, गद्दार कह दिया, रहमान मलिक साहब ने क्लियर कर दिया, बट कुछ पॉइंट्स तो हैं जिनका अभी जवाब आना बाकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारी कोई हमदर्दी नहीं है हुसैन हक्कानी साहब के, तो आप लोगों ने सब ने इसका सजराना सब पढ़ा कि न वो हमारी पार्टी वर्कर है, न हमारा कोई रहनुमा है, प्रोफेशनल है, वो जिधर से कुछ मिलेगा पहुंच जाएगा। इस तरह के लोग होते हैं, कैश करने वाला। इस तरह लोग होते हैं हर हुकूमतों में। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाहिद बंदा था जो निकल गया और मौजूदा हुकूमत में इस तरह के लोग नहीं है, ये होते हैं। लेकिन असल मसला क्या है, हमारे कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो वो हमारे कौमी इशूज़ है, वो किसी को प्रेशराइज कराने के लिए, किसी को ब्लैकमेलिंग करने के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब वक्त आ चुका है कि हम सही एहतसाब करें और जो लोग जो ऐसे इक़दामात में शरीक हुई हैं कि उन्होंने बिल्कुल हिला कर रख दिया है और उस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है, इन लोगों का एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो जजों में है, चाहे वो जर्नलों में है, चाहे वो जर्नलिस्टों में है, चाहे वो सियासी पार्टियों में है। हमारा तो मुतालबा ये है कि हम तो बागी हुई नहीं है। अगर किसी को कोई शक है, हम पहले भी अदालतों में गए हैं, हमने 11-11, 12-12 से जेल काटे हैं, लेकिन हम कमीशनें बनाते हैं, इसकी रिपोर्ट लाते हैं, इसका कौम को क्या फायदा हुआ? जितने कमीशनें हमने बनाए हैं उनको खोल दे, जो मुजरिमान है उसको सजा दे दे, चाहे वो हम है, कोई भी है, उसको सजा का मुस्तहिक है, जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसको सजा दे दे। जिसके लिए कमीशनें नहीं बने, इसके लिए आप कमीशनें बनाए। आप ये भी देख ले कि कौन थे जो एक पूर्ण काल पे उन्होंने तमाम शराइत अमेरिका के मान ली, क्या ये कौम के मफाद में था? कौन थे जो इन्होंने शम्सी एयरबेस दिया, क्या आप जाके मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर हमले करे? ये भी आप देख ले। ये भी देख ले कि दहशतगर्दों के, क्योंकि जहां पे वारदात हो जाती है तो पूछा जाता है कि ये किन किन घरों में रहा है, इसके किन किन लोगों के साथ ताल्लुकात थी। ये भी देख ले कि ओसामा बिन लादेन किसने बिठाया था एबटाबाद में, कौन से ऐसा ताकत है जो एबटाबाद में बहुत मजबूत है, सियासत में कौन लोग है और कौन लोग है, इस चीज को भी देखना चाहिए। सारे जितने इस मुल्क के साथ जिसने खिलवाड़ किया है, और हुकूमत को बजाय इसके कि वो असेंबली में खड़े होके या मीडिया पे आके बयानात दे दे, बयानात की जरूरत नहीं है, अमली इक़दाम उठाए, अमली इक़दाम उठाए। अल्ताफ हुसैन साहब पे भी जो इल्जामात लगे थे MQM पे, जो राय के साथ राबतों का, जो और जो रोज हम पढ़ते, जो हम नहीं कह रहे, MQM के वो लोग जिन्होंने 20-20, 30-30, 35-35 साल MQM में काम किया है, वो लोग जो कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन को भी बुलाए। हुसैन हक्कानी भी जमानत भी गया है ना, अगर जरदारी साहब ने इसका जमानत दिया, बकौली मियां साहब का पढ़ा होगा, अदालत में पढ़ा होगा कि किसने जमानत दिया है, वो तो ये जिम्मा करके गया है कि हम वापस आएंगे। नहीं, आपने उस वक्त के सदर की बात की, उस वक्त के सदर तो जरदारी साहब, अभी मियां साहब आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब का नाम लिया, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। दो लफ्ज उस वक्त तो कह रहे थे कि उन्होंने प्रेसिडेंसी में पना लिया है, उन्होंने PM हाउस में पना लिया है। बहुत थे, आप तो बॉय जी एक बात सुनो प्लीज, मैं कितना खामोशी से सुन रहा था। मैं भी सुनूंगा। तो अभी तो हुकूमत के पास ये इख्तियारात है, अभी तो वो प्रेसिडेंसी में नहीं है कि उसको बुलाए, ला सकते हैं हुकूमत, रेड वारंट्स लाए या लेकिन अगर हम मुझे आखिरी जुमला जो उन्होंने कहा है पासपोर्ट पाकिस्तानी दिखाते हुए, अगर मुझ पर इल्जाम लगाए गए तो मैं इतनी चीजें खोलूंगा कि बात बहुत दूर तक चली जाएगी। सबके साथ बातें करेंगे। ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुसैन हक्कानी ने भी आज कहा है कि ये सारा कुछ पनामा केस से तवज्जो हटाने के लिए मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, इंजीनियर किया जा रहा है। जरा पनामा की बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, स्पॉटलाइट प्रोग्राम आप लाइव देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से।
इमरान इस्माइल साहब, हम बात कर रहे थे हुसैन हक्कानी की। हुसैन हक्कानी ने भी आज रिस्पॉन्ड किया इस सारी तनकीद को, क्रिटिसिज्म को। हुसैन हक्कानी कहता है कि गद्दार कहकर, गालियां देकर सिर्फ पनामा से तवज्जो हटाई जा रही है, और अगर ये डिबेट चलती रहती है, पीर को फिर वजीर दिफा बयान देंगे, फिर उस पर 4 दिन डिबेट चलेगी, तो तवज्जो तो फिर शिफ्ट हो रही है ना कहीं और। तो इसका मतलब है कि फिर हुसैन हक्कानी ने जो आर्टिकल लिखा है वो ये एडमिट कर रहे हैं कि पीएमएलएन के कहने पे लिखा है उन्होंने। तो अगर ये उन्होंने पीएमएलएन के कहने पे रखा है तो फिर तो ठीक कह रहे हैं वो। हुसैन हक्कानी का मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ना कोई दीन है, ना ईमान है, ना उसका कोई मुल्क है, ना वतन है, ना वो किसी से मोहब्बत करता है, ना नफरत करता है। उसको सिर्फ वो नूरजहां का गाना है ना जी, मैनू नोट वखा मेरा मूड बढ़े, उसको सिर्फ नोट दिखाएं, जहाँ नोट नजर आते हैं उधर मूड उसका बन जाता है। आजकल उसको नोट मिल रहे हैं इंडियन लॉबी से नोट लगे हुए हैं, वहां से वो पाकिस्तान को गालियां दे रहा है, पाकिस्तान को डीमीन करता है, फौज के खिलाफ बात करता है, पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है उसके पास। उसको अगर इतना वो दिलेर और सच्चा आदमी है ना, ही शुड कम बैक टू पाकिस्तान एंड फेस द कोर्ट। यहाँ पे आके मामला को फेस करे, बताए कि इसने इतनी बड़ी बात उसने कर दी है कि पाकिस्तान में जो CIA का ऑपरेशन था उसके वीजे की फैसिलिटेटर वो खुद था, और उसने दी दिन हुकूमत की इजाज़त के साथ CIA को यहाँ फैसिलिटेट किया, पाकिस्तान में ऑपरेशन कराया। देखें उस वक्त पाकिस्तान में ब्लैक वाटर्स मौजूद थी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अमेरिकन एजेंसीज पाकिस्तान में खुल के काम कर रही थी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इस्लामाबाद में भी कुछ सी देम रोमिंग अराउंड फ्रीली, हमें इससे भी इनकार नहीं है। हमें इससे भी इनकार नहीं है कि पाकिस्तान में रेमंड डेविस जैसे लोग ऑपरेट करके और यहाँ से स्विफ्टली पाकिस्तान से बाहर चले गए जो अमेरिका को चाहिए थे, हमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमें इससे भी प्रॉब्लम नहीं हुई कि अमेरिकन फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर आई, हमारे मुल्क के अंदर आई, यहाँ पे आके उन्होंने ऑपरेशन किया, उसामा बिन लादेन को मारा और वो ले गए। हमें उसामा बिन लादेन से कोई हमदर्दी नहीं है, ना उसके मरने का कोई रंज है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि अगर ऐसी कोई चीज़ थी, इंफॉर्मेशन थी या कोई चीज़ थी, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग के बाद पाकिस्तानी एजेंसीज को काम करना था। ये अमेरिकन का या CIA का या किसी और का हक नहीं है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को इन्वेड करें, आके हमारे मुल्क के अंदर घुस जाए और उसके बाद लेकर जाए, फिर हमारे वजीर आजम मुबारकबाद दे रहा हो उस कामयाबी की। ये बातें हमें गवारा नहीं है। ये हुसैन हक्कानी एक कोई गैरतमंद आदमी नहीं है। मैं ये कहने में भी कोई आर नहीं है। अभी मियां मन्नान से बात हो रही थी, लफ्ज उनका ले रहा हूँ कि बेगैरत आदमी है ये। इसी नुक्ते पे रहिए, इसी नुक्ते पे रहिए। मियां मन्नान साहब, पनामा के हवाले से बात हो रही है। एतजाज एहसन, अभी आप ब्रेक में कह रहे थे कि मैंने 4 नाम ले दिए, मकसद ये था कि वो एक सीनियर कानूनदान है, उनको ताखीर का लफ्ज यूज करना पड़ा इस महफूज शुदा फैसले के हवाले से। देखिए प्रोफेसर, बात यह है कि मैंने जितनी भी सियासत की है, मैं एक छोटा सा सियासी कारकुन हूँ, मैंने अपने चौथी 5वीं बार आप माशाल्लाह मैंने अपने आप पे पाबंदी लगाई है मुल्क के वसी तर मफाद में कि अदलिया और दिफा के बारे में बात नहीं करना। हमारा आइन भी नहीं इजाजत देता। मुझे मेरी पाकिस्तानियत भी इजाजत नहीं देती। इत्तेदाद हसन साहब बड़े वकील हैं, वो कुछ भी कहें मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। मियाँ साहब, इत्तेदाद हसन साहब, चूंकि उनका बड़ा बयान चला आज, वाइड बयान था, वो कहते हैं कि वजीर आजम के ख़ानदान के असासे उनके ख़ानदान ने बैरून मुल्क तस्लीम किए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि शायद नरम रवैया होगा उनके बारे में। पीपल्स पार्टी मिसालें देती है, अदालती फैसलों के हवाले देती है, 90 का फैसला, 93 का फैसला, 96 का फैसला। आप क्या सोचते हैं? आप तो एक तीसरी पार्टी से हैं, आप MKM से हैं। कोई पहली बार नहीं है जब भी 2 पार्टियां अदालत में जाती हैं, और मैं ये समझ रहा हूँ शायद उनको ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह का फैसला ऑपोजिशन एक्सपेक्ट कर रही थी वो फैसला नहीं होगा। पहली बात तो ये है, अपोजिशन एक्सपेक्ट कर रही थी। अपोजिशन तो ज्यादा पिटीशन तो PTI की थी। फिर सर PTI के साथ वो भी तो थे ना, वहाँ जाते रहे हैं, बात करते रहे हैं, होते रहे। पीपल्स पार्टी ने पिटीशन नहीं दी। सर पिटीशन का पार्ट नहीं थे, लेकिन एक्सपेक्ट तो कर रहे थे ना, बीइंग एक सीनियर वकील, उसी हवाले से उन्होंने बात की। और यहाँ पर मैं ये ऐड करता चलूँ, ये कोई पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस लेवल का ये फैसला है, ये केस है, ये कौमी नौइयत का मामला है
इसमें अगर तो होल्ड किया गया, लोकल नोहियत के मामला सभी, आते मतलब थे। जो- 90 वाली मैंने बात की, 93 की बात की, 96 की बात की, फैसले के 55 में जस्टिस मुनीर का फैसला आया था। के लिए बात जो कर रहा हूं सर, जो कोर्ट ने फैसले को होल्ड नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि हमने डिटेल में फैसला लिखना है, और लिखने के बाद, और जो इस वक्त तक शुनीदन खबरों के हद तक कह लीजिए जो पता लग रहा है उसमें नहीं कर सकते। नहीं, हम क्यासराई कर भी नहीं रहे, हम कोई क्यासराई नहीं कर रहे साहब, कोई क्यासराई नहीं कर रहे हैं। मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूं, जी, जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो उनकी बातचीत है, उसके हवाले से उन्होंने कहा है, एतजाज एहसन साहब ने कहा है कि इसमें लग ये रहा है कि सॉफ्ट कोई रवैया इख्तियार किया, यही कहा है ना आज जो बात नरम का लफ्ज़ जी जी, जो नरम मीन्स यही ना कि अब वो फैसला भी उनको शायद अभी जब फैसला आएगा तब पता लगेगा। फैसले होते सख्त और नरम नहीं होते, इसलिए इस वक्त में इस तरह की कोई बात करना, क्योंकि एक बात मैं जरूर कह दूं, फैसला डिटेल्ड आ रहा है, और वो माशाल्लाह आपको कैसे पता चल गया आएगा, ये कहा गया ना। देखिए अदालत ने खुद ऑब्जर्वेशन दी थी कि 26,000 कागजात पढ़ने हैं, और शायद 99.9% कागज जो है वो फेंकने पड़ जाए। वो अलग चीज है, देखिए वो तो कह दिया उन्होंने कि क्या, और वो थी, दोनों तो तरफ अपनी से ऑब्जर्वेशन में, और वो क्या वजह थी प्राय साहब, वो इस वजह से कि दोनों तरफ से जो सबूत पेश किए जाने चाहिए थे वो नहीं है, वो उस तरह के दोनों तरफ। चट्टान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस सिलसिले में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बात एतजाज हसन साहब ने की है, इसमें हकीकत ये है कि एक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं हो, वो मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते, हर चीज़ में ये रुकावट आ जाती है। आज आप अपना स्टॉक एक्सचेंज को देख ले, इस पे जो एक्सपर्ट है इनसे आप पूछ ले कि इन दो फैसलों की वजह से, कि एक डॉन लीग के रिपोर्ट की वजह से और एक ये पानामा के फैसले की वजह से स्टॉक एक्सचेंज में बहुत असर पड़ा है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, और कौम एक हिजान का शिकार है कि पता नहीं कौन सा फैसला आएगा, कैसा पैदा। तो हम भी समझते हैं, बल्कि कौम का एक एक बच्चा भी समझते हैं कि अदालत से जितना जल्दी जो फैसला करना है वो तो करना है। तो वो सारे समझते हैं कि ये फैसला ज़रा जल्दी आ जाए तो अच्छा होगा, कौम को भी इससे निजात मिल जाएगा, और जो काम रुकी हुई है, जो खुसूसी तौर पे वो काम जो इन्वेस्टमेंट के काम है जो रुके हुए इस फैसले की वजह से। साहब ने भी नरम लफ्ज की बात की। अभी जब आपकी एपीसी थी, आपके शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब से शेख रशीद मिलने गए, तो उन्होंने भी कोई ऐसी ही बात की थी कि मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूं, आपके वकीलों ने केस खराब कर दिया है। पीपल्स पार्टी को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? देखिए जी, हमने शुरू ही दिन से अगर हम समझते थे कि मौजूदा जो कवानीन है, अगर हमारा जो TURs का जो हम तमाम ने मुश्तरका बिल बनाया था, जो पीपल्स पार्टी का बिल नहीं था, जो PTI का भी था, जो MQM का भी था, तमाम अपोजिशन जमातों का था, अगर ये पास नहीं हो जाता है और हम अदालतों में जाते हैं और उसको हम मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, तो ये बाकी लोग जो गए हैं इनके पास तो वकला ही नहीं है। PTI ने हमारे एक वकील को हायर किया, शेख रशीद साहब के साथ कोई वकील ही नहीं था, जो जमात इस्लामी के साथ जो वकला साहिबान थे बहुत अच्छे थे, लेकिन इनकी तैयारियां भी ऐसी नहीं थी जो पनामा केस की थी, जिस तरह की तैयारियां करना चाहिए। तो ये तो हमारा पुराना मौके पे, इस वजह से तो हम नहीं गए, इनको भी मना किया था कि ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ज़ाहिर है 1998 में मरदमशुमारी हुई थी और आज पहला दिन था, खाना शुमारी शुरू हुई, मरदमशुमारी होगी, जरा उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप स्पॉटलाइट प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। हम जरा मरदमशुमारी के बारे में बात करेंगे। आज से खाना शुमारी शुरू हो गई। 1998 के बाद पहली बार पाकिस्तान में ये एक्सरसाइज की जा रही है। मियाँ साहब, इस मरदमशुमारी को हम आइंदा इलेक्शन से अलहदा नहीं देख सकते। इसी मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियां होनी है। पाकिस्तान में बदनीयती की बुनियाद पर हल्का बंदियां होती हैं हमेशा, कि कहीं से तोड़कर एक कॉर्नर यहां से उठाया, दूसरा यहां से उठाया। क्या गारंटी है? अपोजिशन को बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हल्का बंदियां जो हैं उनमें बदनीयती इस्तेमाल हो रही है। प्रेस साहब एक बात बता दें, हम सारे ही बैठे हैं, इमरान इस्माइल साहब कराची बैठे हैं, मियाँ तीक साहब बैठे हैं, चट्टान साहब बैठे हैं, मुझे ये बताएं अपोजिशन में कौन है? नेम है सिंगल पार्टी के फलां पार्टी अपोजिशन में है,
तो मैं नहीं, अगर केपीके में पीटीआई हुकूमत है तो वो पंजाब में हल्का बंदियों को तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती ना मियां साहब। ये जो 6-7 बड़े लीडरों की लाइन है, ये सारे इक्तदार में हैं। एक पार्टी एक जगह इक्तदार में है, दूसरी जगह अपोजिशन में है। हम भी सिंध में अपोजिशन में हैं, हम भी केपीके में अपोजिशन में हैं, कुछ लोग पंजाब में अपोजिशन में हैं, कुछ लोग मरकज में हैं। ये जो ब्रिगेड है ना, ये सारा सेमी गवर्नमेंट ब्रिगेड है, ये अपोजिशन है ही नहीं कहीं। मुझे एक पार्टी बता दें जो किसी सूबे में इक़्तिदार में नहीं है या मरकज में इक़्तिदार की हिस्सेदार नहीं है। मियां साहब बोल ही नहीं रहे, उनको बोलना चाहिए ना, नहीं है वो। सर आप केपीके में कब, मुझे एक पार्टी मेरे हमारे हम साथ बैठे हुए ये मियां अतीक साहब आप कहां हुकूमत में हैं जी? सर मैं तो इतनी देर से ये सोच रहा हूँ कि मेरे भाई जो फरमा रहे हैं, इन्हें तो ताजा खुला हुआ किस जगह जो है ना, कौन से हुकूमत में हूँ, कब से। अब जरा सुनिएगा सर, जो बात आ रही है, इन्होंने अपने एंगल से बात की। सबसे ज्यादा हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में गए भी हैं। बात ऑपोजिशन की नहीं है, बात यह है कि जो कहा जा रहा है क्या वैसा नहीं हो रहा। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, आइन और कानून के मुताबिक ये तमाम एक्सरसाइज एक शुमारियात का पूरा एक शोबा है, एक डिपार्टमेंट है, हमारे पास एक पूरा सिस्टम है, स्टैटिस्टिक डिवीजन जो हमारे पास है। आप उनको हटाकर उनके लोग काम कर रहे हैं, काम करने के बाद वो क्या कर रहे हैं, सारा कुछ बनाकर किसको दे रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर को। व्हाट फॉर, किस लिए? क्या वो डायरेक्ट यहां नहीं भेज सकते? एक चीज। दूसरा सुनिएगा, हमारा जो सबसे बड़ा, आज ही फारूक सत्तार भाई ने आसिफ बाजवा जो इंचार्ज हैं, जो चीफ जो सेक्रेटरी हैं शुमारियात के, उनके लिए उनको जो लेटर लिखा है, उनको जो रिक्वेस्ट की है, वो क्या है? आज भी कराची में पेंसिल से फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। ये कौन सी बात है? आप ही के आज टीवी ने उसकी बाकायदा खबर चलाई है, सारा दिन वो चलती रही है कि देखिए ये क्या हो रहा है। अब उससे आगे चलते हैं। हम जब कहते हैं कि जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया है वो सिंध की शहरी आबादियां, अब वहां पर एक बिल्डिंग के अंदर 10 फ्लैट हैं, मुख्तलिफ फैमिलियां रहती हैं, नीचे उनके दुकानें हैं, सबको एक सीन का नंबर लग गया। ये क्या बात हुई? ये क्यों किया जा रहा है? देखिए हम बकायदा बता रहे हैं आपके कंसर्न आ गए। नहीं, हमारा कंसर्न क्या है? मैं जो ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं वो शहरी आबादियों के ब्लॉक्स मैं इमरान इस्माइल साहब की राय ले लूं। इमरान इस्माइल साहब, आपकी पार्टी भी या आपके इंडिविजुअल लीडर भी किसी हद तक रिजर्वेशन शो करते हैं। सैयद मुराद अली शाह ने भी एक खत लिखा था फाइनेंस मिनिस्टर को, उनको भी जवाब चला गया। आप क्या समझते हैं, ये कंसर्न कोई भी पार्टी जब एयर करती है जायज कंसर्न? जी बिल्कुल, देखें ये अभी बिल्कुल सही बात करें मियां अतीक साहब, और ये खुद ज़्यादा चटान भी इससे एग्री करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी का भी यही स्टांस है कि ये जहाँ पे आप डिप्टी कमिश्नर को इन्वॉल्व करते हैं वहाँ से स्मेल आती है गवर्नमेंट की बदनीयती की, क्योंकि वहाँ मामलात और हो जाते हैं। आखिर किस लिए डिप्टी कमिश्नर को इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्या वजह है उसकी? कोई मुस्बत वजह में बताएं कि जिस ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जो है ये निकम्मा है, ये इसके ऊपर पैसा ज़ाया किए जा रहे हैं, ये उनको देंगे। वो इतने लर्नड आदमी है कि वो सारे रातों रात सारे फॉर्म पढ़ेंगे और वो उसको ओके करेंगे और फिर आगे जाएंगे। वाई, क्या, क्यों इसके अंदर लगा है? कोई ना कोई तो वजह है इसकी। दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर जो हल्का बंदियां होनी है, यानी इसमें बड़ा एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा पाकिस्तान पॉलिटिक्स के अंदर। ये मामला जो है अर्बन और रूरल जो डिवाइड है वो बहुत बड़ा फर्क अब आ जाएगा, क्योंकि पिछले 10 साल में बहुत सारे लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट करके गए हैं। खासतौर से अगर मैं सिंध की आपसे बात करूं तो कराची, हैदराबाद, सक्खर, ये वो इलाके हैं जहां पे लाहौर भी ऐसा हुआ है, पिंडी ऐसा हुआ है, इस्लामाबाद ऐसा हुआ है, हर जगह ऐसा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा हुआ, बिल्कुल ऐसा हुआ। उसकी वजह से बहुत ज्यादा ऐसी पार्टियों को जो शहरी इलाकों से इलेक्शन नहीं जीतते हैं उनको प्रॉब्लम है इसकी। उनको बड़ा सिवियर प्रॉब्लम है कि उनके हाथ से सीटें निकली चली जा रही हैं और दूसरी तरफ वहां सीटें बढ़ी हैं जहां से वो इलेक्शन जीत नहीं सकते। तो वहां का इश्यूज है, ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं जिनको आपको एड्रेस करना चाहिए। इमरान इस्माइल साहब इसी नुक्ते पर रहिए। हल्का बंदियां जो है उनका कोई फॉर्मूला तय होना चाहिए कि किस फॉर्मूले का हल्का बंदियां बनाए। इसी नुक्ते पर रहिए जी चटान साहब। हल्का बंदियां एक बहुत बड़ा इशू बनेगा, सियासी इशू बनेगा। इलेक्शन आ रहे हैं, साल आधा रह गया, 1.5 साल रह गया इलेक्शन में, आप क्या कहते हैं? देखिए जी, हमारे कौम के और हमारे बदकिस्मत ये है कि जहाँ पे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए वहाँ पे हम नुकसानात उठा रहे हैं।
जिस तरह के मियां मन्नान साहब ने कहा कि सारे इख्तिदार में है और इस सूबे में हुकूमत है और उस सूबे में हुकूमत है, उन सारों को इकट्ठा करना ये काम है मरकज़ का। और सदर एक ऐसा ओहदा होता है जिसको चारों सूबे वोट देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अगर उसको मियां मन्नान साहब जैसे काम का बंदा बैठाता, वहाँ पे ऐसे मजहबी हाल बंदा को बैठाया, मैं मुझे तो बहुत एहतराम है, वफाक का अलामत है, लेकिन इनसे काम लेते। और हमारा पीपल्स पार्टी का एतराज़ भी यही है, आज भी हमारे चेयरमैन ने कहा हमारा कोई अपना एतराज़ नहीं है, हमारा एतराज़ ये है कि ये कौम के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको मुतनाज़िया नहीं बनाना चाहिए। मरकज़ को चाहिए कि जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है, MQM के क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, कबाइलों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, बलूचिस्तान के क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, सराइकों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, शहरी लोगों की क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, देहाती लोगों की क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, ये सारे फाटा में कबाइल चेंज होने वाला है। मैंने तो फाटा से है आपका, मैंने तो फाटा की जगह कबाइली अवाम की कबाइली अवाम, आज मजदूरों के बारे में कबाइली भी अवाम फैसला आया लाहौर मैं हाई कोर्ट कबाइल से। को कैसे बोल सकता हूँ। तो ये सारे लोगों के जो एहसासी, खुसूसी तौर पे जो एहसासी महरूमी के शिकार लोग हैं, उनको बैठा के सबको ये मरकज़ का फ़र्ज़ बनता है कि सबको उठा के, लेकिन मरकज़ बदकिस्मती से सिपेक हमारी, मैं लास्ट की सिपेक हमारी तकदीर बदलने का मंसूबा है, लेकिन इस पर मरकज़ ने लोगों को इकट्ठा नहीं किया। दहशतगर्दी हमारी मसला है, उस पर सबको इकट्ठा नहीं किया, और ये मरकज़ का काम है, ये मरकज़ का काम है। मैं बिल्कुल, मेरे तीनों जो ऑनरेबल पार्टिसिपेंट हैं कि जो पार्लियामेंट में तकरीबन तमाम पार्टियां पार्लियामेंट में हैं, तो पार्लियामेंटी लीडर जो हैं वो बैठ के एक बेशक वहाँ कमेटी बना लें जो डे टू डे रिव्यू करे और जहाँ जहाँ एतराज आते हैं। देखिए ये वक्त गुजर रहा है, जैसे इन्होंने कहा, ये हुकूमत वक्त का फर्ज डे टू बनता डे है, रिव्यू जितनी जल्दी हो इसको कराएं। मियां मन्नान साहब, सर मैंने तो कहा डे टू डे रिव्यू चट्टान साहब बहुत शुक्रिया, इमरान इस्माइल साहब। पार्लिमानी रहनुमाओं की बात हो गई, कल बहरहाल फौजी अदालतों के हवाले से पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास होना है। फौजी अदालतों का मसला भी बहुत से मसाइल की तरह अटका हुआ है, फौज लड़े भी सही, फौज सेंसस भी कराए और फौज को सपोर्ट भी ना मिले, और कानूनी इख्तियार भी ना दिया जाए, कानूनी इख्तियार मियां अतीक साहब कह रहे हैं वो भी ना दिया जाए। अपने मेजबान शौकत पराचा को प्रोग्राम स्पॉटलाइट से इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।